जय श्री राम। मैं राजेश कुमार शास्त्री, संस्कृत अध्यापक G++ बैनी कुंगड़। तो आज बेटा हम हिमालय की बेटियां निबंध, जो हमारी वसंत का तीसरा पाठ है, उसको पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति। देखो, संभ्रांत महिला की भांति। महिला क्या है? ये संज्ञा है, और संभ्रांत क्या है? विशेषण है। तो महिला, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहेंगे? विशेष्य। संभ्रांत महिला, महिला विशेष्य और संभ्रांत विशेषण। किसी घबराई हुई महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अर्थात लेखक को लगा कि गंगा, यमुना, सतलुज सारी की सारी ऊपर पहाड़ पर चढ़ने से बिल्कुल एक छोटी सी धारा के रूप में बहती हैं और समतल मैदानों पर आकर के इनका विस्तृत रूप हो जाता है। इनकी गति बहुत तेज होती है। इसी बात से लेखक हैरान था। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। जब लेखक कहता है कि किसी लड़की को देखने से, किसी फूल की कली को देखने से मेरा ध्यान अटकता, तब मैं कौतूहल विशेष विस्मय नहीं होता, हैरान नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला। इन बेटियों की, कौन सी बेटियों की? यमुना, गंगा और यमुना और सतलुज को देख करके मैं इतना कौतूहलवश हो जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, अतृप्त, जिसकी तृष्णा न मिटी हो, जिसकी तृप्ति न हुई हो, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अत्यधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनकी का लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने, मैं बड़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सारी की सारी नदियां हमारे हिमालय से ही निकलती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं,
दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद ने जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अर्थात ये दो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महान नदियां हैं। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, आकर्षक सुंदर लगने वाला चाहे न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता, लुभावना जो मन को मोह ले, जो अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर ले, ऐसा इनका एक रूप है जिसको देख करके हम हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो हमें क्या कहेंगे, हिमालय को इन बेटियों का ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहेंगे। ऐसा कहने से हमें बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, कालिदास के विरही यक्ष ने, विरही जो वेदना से पीड़ित था, उस यक्ष ने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होती। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों से देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो लिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो नागार्जुन को एक दिन अनायासी कवि को लगा कि मैं इस नदी के जल में अपने पैर डाल करके बैठता हूँ। तो वो बैठा और उसकी सारी थकावट दूर हो गई। अन्य कवियों ने, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन नागार्जुन ने तो नदियों को बहन का रूप भी दिया है। वो कहता कि हे बहन सतलज तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला तुम्हारी अचरज बहन बिल्कुल अलग है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरे मन से सारे दोष दूर हो गए और मन प्रसन्न हो गया। तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम बेटी हो इस हिमालय की, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। लेकिन हिमालय चिंतित है और चुपचाप देख रहा है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी प्रकृति रूपी नटवर के इस चित्रित पट के ऊपर तुम्हारी अनुपम निराली अद्भुत अनोखी छाप हिमालय, जय हो सतलज बहने
तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी सदा ही जय हो। इस प्रकार से नागार्जुन जी की ये निबंध जो है हमारा संपूर्ण हुआ। और इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ करके इसके छोटे प्रश्न उत्तर हमने इस पाठ में से निकालेंगे। सो सभी बच्चों का धन्यवाद।